तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। तो आज मैं आपके समक्ष हिंदी कहानी भाग 2 लेकर आया हूँ आपके समक्ष। यह कहानी आपके यूजीसी नेट सिलेबस में अंकित है। तो कहानी तो मैं वैसे आपको संपूर्ण पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ संक्षिप्त रूप में और विषय वस्तु जो इसकी महत्वपूर्ण रहती है उसके बारे में बताऊँगा, उसके पात्रों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे हम कहानी पर आते हैं। जी, तो पहली कहानी हमारी मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी। पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म परिचय के बारे में बताएंगे। ठीक है, इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में हुआ और 8 अक्टूबर 1936 में मृत्यु हुई। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी के लगभग 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वे डाक मुंशी थे। क्या थे? डाक मुंशी थे। उनकी माता आनंदी देवी थी। उनका नाम, घर का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। नवाब राय के नाम से वे लिखते। नवाब राय जो है इन्हें इनके चाचा जी ने नाम दिया था, और जो धनपत राय था वो इनके पिता ने नाम दिया था। तो आपने ये नोट रखना है। ठीक है, प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी। ऐसे तो उर्दू में बोलते हैं, फारसी भी बहुत कम आती है, पर जो शुरुआती शिक्षा हुई थी वो उर्दू में हुई थी। ठीक है, मौलवी साहब से उर्दू पढ़ते थे। इनकी कृतियों के बारे में देखें तो सेवा सदन, जो कि बजारे हुस्न नाम से उर्दू में पहले प्रकाशित हुआ था 1914 में। ठीक है, यह हिंदी में प्रकाशित हुआ सेवा सदन नाम से 1916 में। ये आपने नोट करते रहना है। प्रेम आश्रम 1918 में लिखा गया और प्रकाशित हुआ 1922 में। निर्मला 1913 में लिखा गया और 1927 में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि 1924 से 1925 में। कायाकल्प 1916 में। गबन 1931 में। कर्मभूमि 1923 में। गोदान 1932 में। और मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। ये आपने ध्यान रखना है, नोट करते रहना है। ठीक है, इनकी कहानियों को देखें तो पहली कहानी इनका संसार का अनमोल रतन 1907 में। जमाना कहाँ छपी थी? जमाना पत्रिका में। ये भी नोट करना है। संसार का सबसे अनमोल रतन जो है जमाना पत्रिका में छपी थी। यह सोजे वतन कहानी संग्रह में 1908 में छपी हुई थी। संसार का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, कहाँ? सोजे वतन में। सोजे वतन जो कहानी संग्रह 1908 में उर्दू कहानी संग्रह था। यह सोजे वतन जो फिर बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने उसके मतलब ख़त्म कर दिया था कि भाई ये जो ये संग्रह है ये देश को विभाजन करने के लिए मतलब रहता है, तो उन्होंने ये समाप्त कर दिया था। तो मानसरोवर के 8 भागों में इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो याद रखना है मानसरोवर के 8 भाग हैं। ठीक है, 8 भाग। ये पूछा जा सकता है कि मानसरोवर के कितने भागों में उन्होंने कहानियाँ लिखी? कितनी कहानी? 300 से अधिक कहानी लिखी है। ईदगाह कहानी चांद पत्रिका में छपी। कौन सी पत्रिका में छपी है? चांद पत्रिका में। ये नोट कर लेना आपने। ठीक है, नाटक देखें तो संग्राम 1932 में। करबला 1924 में। प्रेम की वेदी 1933 में। ये प्रमुख नाटक हैं प्रेमचंद जी के। संपादक देखें तो प्रेमचंद महान पत्रकार थे। हंस और जागरण, ये दो जो पत्रिकाएं उनका इन्होंने संपादन किया है। ये नोट कर लेना, हंस और जागरण पत्रिका का। अब ईदगाह कहानी की विषय वस्तु पे आते हैं। ईदगाह कहानी की विषय वस्तु पे आते हैं। ईदगाह कहानी 1933 में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई। कहाँ? 1933 में। डेट याद रखनी है, 1933। और कहाँ हुई थी? मानसरोवर के प्रथम अंक में ये प्रकाशित हुई थी। तो आपने जो है ये नोट कर लेना है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी है। उर्दू में लिखी हुई कहानी है। ठीक है, यह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये आपने नोट कर लेना है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। कहानी का पात्र की चर्चा करें तो हामिद जो है इसका कहानी का प्रमुख पात्र है, नायक पात्र है। एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अमीना हामिद की दादी है। हामिद के अन्य दोस्तों में मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनकी दूसरी कहानी पे आते हैं। दूसरी कहानी का नाम है, यह जो कहानी है जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में अंकित है, उन कहानियों के मैं जो है प्रमुख सारांश या उनकी विषय वस्तु और पात्रों का परिचय दे रहा हूँ, तो जो कि महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी है, ये प्रेमचंद की कहानी है। 1907 में ये ऊपर आपने देखा कि सोजे वतन कहानी संग्रह में अंकित है। कहानी की विषय वस्तु और पात्र परिचय। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, गुजराती और मराठी के जानकार मुंशी दयानारायण निगम कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना, नोट करना है, जमाना के संपादक थे। इन्होंने ही प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को 1907 में प्रकाशित किया था। उन्हें ही नवाब राय को नाम प्रेमचंद दिया था। प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने।
ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। और जो जमाना पत्रिका है उसके दयानारायण निगम जो है संपादक थे, उन्होंने ही, यह कानपुर से निकलती थी यह पत्रिका, और उन्होंने ही, दयानारायण निगम ने ही इस कहानी को 1907 में संपादित किया था इसका, ठीक है, याद रखना, आपने ध्यान देना है, ठीक है। जमाना पत्रिका के बाद यह कहानी उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन में 1908 में प्रकाशित हुई। कहाँ? 1908 में सोजे वतन कहानी संग्रह में, ठीक है। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ हैं। जो सोजे वतन कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियाँ हैं? 5 कहानियाँ हैं, याद रखना है, 5 कहानियाँ हैं, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, और सांसारिक प्रेम। इस कहानी संग्रह में संग्रह ये, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। संग्रह के कारण ही प्रेमचंद को कोप का वाचक बनना पड़ा। इसका अर्थ ये है कि जो इसका ये कहानी संग्रह था ये जब्त कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा, ठीक है। इसके संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रश्नों के उत्तर देने का क्रम में लिखा। मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया। सबसे पहले 1908 में मेरा सोजे वतन जो 5 कहानियों का संग्रह है वह जमाना प्रेस से निकला था, पर उसे हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझसे लेकर जलवा दिया। देखिए कहाँ, किसने? हमीरपुर के कलेक्टर ने। ये प्रश्न बन सकता है, ये आप नोट करिएगा। हमीरपुर के कलेक्टर ने उनसे छीना था और उन्होंने उसे जला दिया था, ठीक है। उनके ख्याल से वह विद्रोहात्मक था। क्या था? विद्रोहात्मक था, जब्त कर लिया था उन्होंने, ठीक है। हालांकि तब से उनका अनुवाद कई संग्रहों में, पत्रिकाओं में निकल चुका था। तो देखिए ये प्रेमचंद जी स्वयं कहते हैं, ये किसके लिए कहते हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी से जो है ने कुछ प्रश्न किए थे चिट्ठियों द्वारा, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय यह कहते हैं, ठीक है। ये पूरा कथन आपने नोट कर लेना है, इसमें प्रमुख बातें रहती हैं, ठीक है। एग्जाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण कथन रहता है, तो आपने ये नोट कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह कहानी जो है वर्णनात्मक शैली, किस शैली? वर्णनात्मक शैली में लिखी गई उर्दू शब्दावली की बहुलता भी है, लिखी गई है, और इसमें जो है उर्दू शब्दावली की बहुलता रहती है। कहानी की विषय वस्तु की चर्चा करें तो यह कहानी जो है सच्चे प्रेमी के प्रेम की परीक्षा की कहानी है। इस कहानी में अनमोल रत्न के रूप में देशभक्त का चित्रण किया गया है, ठीक है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण किया गया है। कहानी का अंत सुखद है। यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देती है। तो ये इसकी कहानी की विषय वस्तु है, आपने ये नोट कर लेनी है, महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। आपने नोट करनी है, कभी भी पूछा जा सकता है प्रश्न कहानियों की विषय वस्तु से, पात्र से, और जो ऊपर मैंने बताया आपको उनके जीवन परिचय से, और महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, नए नए तथ्य शायद आपने ये पढ़े भी नहीं होंगे कहीं, लेकिन हाँ इनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने जो है ये नोट करके रखना है, ठीक है। एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कहानी के पात्रों की चर्चा करते हैं। पात्र है दिलफिकार। कहानी का मुख्य पात्र है जो दिलफरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिलफिकार प्रमुख नायक पात्र है, ठीक है। फिर आगे आती है दिलफरेब, ये प्रमुख नायिका पात्र है, एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र, ठीक है। काला चोर जो एक कैदी है। काला चोर क्या है? एक कैदी है, जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही है। फिर आता है एक अन्य पात्र, एक बुजुर्ग जो दिलफिकार को हौसला अफजाई करता है। ये बुजुर्ग जो है दिलफिकार को हौसला अफजाई करता है, ठीक है। एक अन्य पात्र भी आते हैं गुण, जिसमें सैनिक होता है, जो अंतिम में आता है सैनिक, ठीक है, सैनिक, ठीक है, उसको भी आपने नोट करना है। ये तो हो गई हमारी 2 कहानियाँ, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। आगे चलते हैं हम जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक उपन्यासकार, नाटककार, कवि और कहानीकार थे जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। नोट करते रहिएगा, ठीक है। प्रसाद जी के दादाजी का नाम शिवरत्न साहू, पिताजी देवकी प्रसाद और बड़े भाई शंभू रत्न थे। तो ये जो नाम है इनके याद रखने के, पिताजी का, दादाजी का और बड़े भाई का। बड़े भाई कौन है? शंभू रत्न है, और पिताजी कौन है? देवकी प्रसाद है, और इनके दादाजी का नाम है शिवरत्न साहू, ठीक है। प्रसाद जी की दादाजी और पिताजी काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? तंबाकू का व्यापार करते थे, आपने नोट करना है, ठीक है। जिसके कारण इनका परिवार पूरे काशी में सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखें तो इनके काव्य संग्रह को देखें तो प्रेम प्रतीक 1913 में, कानून कुसुम 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कमायनी 1935 में।
उर्वशी इनका जो चंपू काव्य 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, शोकोच्छ्वास कविता 1910 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, बपरू वाहन 1911 में। तो देखिए जो पीछे की डेटें भी दी हैं, आपको ये भी याद रखनी है कि कब कौन सा काव्य संग्रह, कौन सा उपन्यास, कौन सा नाटक, कौन सी कहानी इनकी प्रकाशित हुई है। तो जो है एग्जामिनर जो है क्रम के अनुसार भी पूछ लेते हैं प्रश्न। तो क्या कई बार एक ही लेखक के क्रम से पूछते हैं, कई बार अनेक अन्य अन्य मतलब कई लेखकों की मिक्स रचनाओं को देकर उनको क्रम में लगाने के लिए कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे नाटक आते हैं इनके, सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1913 में, राज्यश्री 1914 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, चंद्रगुप्त 1928 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1929 में, ध्रुव स्वामिनी 1932 में, अग्निमित्र 1913 में। ये भी है, ठीक है, ये भी आपने नोट करना है। तो देखिए जो इनमें से जो प्रमुख रहते हैं आपके जो नेट सिलेबस में भी लगे हैं, आपके जो यूजीसी नेट के सिलेबस में अंकित हैं, तो एक आपका चंद्रगुप्त है, एक आपका स्कंदगुप्त है, एक आपका ध्रुव स्वामिनी है। ये थोड़ा इनका प्रकाशन गलत है, ये 1933 में, ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 में है, चंद्रगुप्त 1930 में है, और ये 1928 में स्कंद, ठीक है, ये आपने नोट करना है। कहानी संग्रह देखें तो छाया 1914 में है, प्रतिध्वनि 1926 में आती है, और आकाशदीप इनका 1929 में आता है, आंधी 1913 में आता है, इंद्रजाल 1936 में आता है, ठीक है, और प्रसाद संगीत नाटकों के गीत हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए जो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इनके ही कहानी संग्रहों को आपने क्रम के हिसाब लगाने के लिए, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपने ये नोट करना है, ठीक है, याद रखना है। इनके उपन्यास देखें तो कंकाल 1913 में, तितली 1913 में, इरावती अधूरा नहीं, यहाँ पे इनकी जो है डेटें गलत दी गई है, आपने ये नोट नहीं करना, ठीक है, ये डेटें नोट नहीं करनी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, वर्ष है वो गलत दिया है। जो कंकाल है ये है 1929 में, ठीक है, 1929 में आता है। तितली है आपका 1934 में, ठीक है, और अधूरा जो है ये 1936 में, ठीक है, कब 1936 में, ये नोट करने हैं आपने। कंकाल 1924 में, और तितली 1934 में, और ये जो है आपका इरावती 1936 में, ठीक है, अधूरा उपन्यास है। फिर आगे निबंध देखें तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इनका निबंध है। प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी, कितनी 72 कहानियाँ लिखी हैं। प्रथम कहानी ग्राम 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है, आपने नोट कर लेना है। प्रथम कहानी जो है ग्राम कहानी की, ठीक है, वो 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। प्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। छायावादी रचना है, काव्य संग्रह नहीं पूछा, ठीक है, आपने ये नोट रखना है। जयशंकर प्रसाद की कुल 5 कहानी संग्रह, ये ऊपर मैंने आपको बताया, ये आपने नोट करने हैं, पाँचों के पाँचों, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दी, ये नोट कर लेने, कई बार क्रम से पूछे जाते हैं। आकाशद्वीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं। आकाशद्वीप, ममता, स्वर्ग के खंडर में, सुनहला, सांप, हिमालय का पथिक, भिकारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिष्मती, रमला और पिसाती। ये जो 19 कहानियाँ हैं कुल आकाशद्वीप कहानी संग्रह में, ये पूछी जाती है कि आकाशद्वीप कहानी संग्रह में कितनी कहानी है, या बीच से आपसे उठा लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानियाँ आकाशद्वीप कहानी संग्रह में संकलित है, तो ऑप्शन देगा, कुछ कहानी संग्रह होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो आपने उसमें चूज़ करना होता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि आकाशद्वीप कहानी संग्रह में आकाशद्वीप कहानी किस स्थान पर आती है, तो वो पहले स्थान पर आती है, ठीक है, आकाशद्वीप कहानी जो है पहले स्थान पर आती है, ये भी आपने नोट करना है। आगे चलते हैं। इस कहानी संग्रह की 3 कहानियाँ जो है ऐतिहासिक हैं। आकाशद्वीप कहानी संग्रह की 3 कहानियाँ ऐतिहासिक है, एक आकाशद्वीप, ममता और स्वर्ग के खंडर। तो देखिए इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन कौन सी कहानियाँ जो है ऐतिहासिक है, तो केवल 3 कहानियाँ, एक आकाशद्वीप, ठीक है, एक ममता और एक स्वर्ग के खंडर, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। कई बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपने ऐसे छोड़ना नहीं है प्रश्न, ठीक है। आकाशद्वीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है, कैसी रोमांटिक प्रणय प्रधान, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी आकाशद्वीप कहानी के माध्यम से कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। देखिए कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने का संदेश देते हैं इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम का बलिदान देना कहानी का उद्देश्य को दर्शाता है। देखिए अपनी जो चंपा होती है वो अपने कर्तव्य के लिए अपने प्रेम का बलिदान देती है, ठीक है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य विजेता को दिखाया जाता है इस कहानी का प्रमुख लक्ष्य, तो आपने ये नोट कर लेना, ठीक है। कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशद्वीप चलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन करती हैं। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया है।
तो ये कहानी की कुछ विषय वस्तु थी, आपने ये नोट करनी है, ठीक है। कहानी के पात्र देखें तो बुद्धगुप्त प्रमुख नायक पात्र है। ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय महानाविक, परिस्थितिवश जलदासु कहानी का नायक बहादुर और वीर पुरुष है जो चंपा और खुद को मणिभद्र के चंगुल से आज़ाद करता है। जो ताम्रलिप्ति है ये बंगाल की खाड़ी के प्रदेश का एक गांव है या फिर एक ग्राम है, ठीक है, एक जगह का नाम है, ठीक है। ताम्रलिप्ति कहाँ की, बंगाल की खाड़ी के प्रदेशों में, ठीक है। नोट करना, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ताम्रलिप्ति क्या है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी के प्रदेश है, ठीक है, प्रदेश है कोई, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना इसको भी। अगली आती चंपा जो प्रमुख स्त्री पात्र है। एक क्षत्रिय बालिका कहानी की नायिका, जलदासु की कैदी, बुद्धगुप्त की प्रेमिका। आगे आता है मणिभद्र पोताध्यक्ष कहानी का खलनायक जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा है। एक जया आती है जो कि सेविका होती है और जंगल में निवास करने वाली युवती होती है। सेविका किसकी होती है, चंपा की सेविका होती है, ठीक है। आकाशद्वीप कहानी जो है कुल 2 भागों में, नोट करना, आकाशद्वीप कहानी जो है 2 भागों में, ठीक है। तो ये आकाशद्वीप कहानी थी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, अपना अपना भाग्य, जिनेंद्रकृत अपना अपना भाग्य कहानी, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत लगती है, खुद टाइप करके लिखना पड़ता है और आपको ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, तो देखिए मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, ठीक है। पूरा दिन गुजर जाता है वीडियो बनाने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। तो आशा रहेगी कि आप ज़रूर वीडियो देखकर उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आगे चलते हैं, अपना अपना भाग्य कहानी जिनेंद्र की। कहानी से संबंधित जिनेंद्र जी का एक कथन है, कहानी से संबंधित है, अपना अपना भाग्य कहानी से, ठीक है। तो कई बार ये कथन पूछा भी जाता है कि यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये जिनेंद्र कथन है, ठीक है, आपने नोट करना है। कहानी एक भूख है जो निरंतरता समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी से संबंधित है, ये जिनेंद्र का कथन है, ठीक है। जिनेंद्र कुमार का जन्म जो है 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कोडियागंज गाँव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। तो ये नोट करना है, बचपन का नाम क्या था, आनंदीलाल जिनेंद्र का। जिनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार थे। इसके अलावा उन्होंने जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार आदि भी लिखे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह कहानी कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत, कौन सी कहानी, अपना अपना भाग्य कहानी, विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 में, कब, सन 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। तो देखिए विशाल भारत से, ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कलकत्ता से, ठीक है। प्रकाशित कृतियाँ कौन कौन सी थी इनकी, पहले उपन्यास देखते हैं इनके। परख 1929 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, विवर्त 1953 में, सुखदा 1953 में, व्यतीत 1953 में, जयवर्धन 1956 में, मुक्तिबोध 1966 में, अनंतर 1968 में, अनाम स्वामी 1974 में, दशार्क 1985 में। दशार्क इनका जो है अंतिम उपन्यास था, याद रखना, दशार्क कई बार पूछा जाता है, कब, 1985 में इनका अंतिम उपन्यास था दशार्क, ठीक है। इनके कहानी संग्रह को देखें तो फांसी 1929 में, बातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में, 2 चिड़ियाँ 1935 में, पाजेब 1942 में, ध्रुव यात्रा 1944 में, जय संधि 1949 में, तथा जिनेंद्र की अन्य कहानियाँ 7 भागों में, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। निबंध संग्रह इनके आते हैं, प्रस्तुत प्रश्न 1936 में, जड़ की बात 1945 में, पूर्वोदय 1951 में, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहित्य का श्रेय और प्रेय किसका है, जिनेंद्र का, 1953 में, याद रखना आपने, ठीक है। मंथन 1953 में, सोच विचार 1953 में, काम प्रेम और परिवार 1953 में, समय और हम 1962 में, इस्ततः मोस्ट इंपॉर्टेंट उपने ये भी निबंध है, ठीक है। तो आपने ये भी नोट रखना है, 1962 में इस्ततः, परिप्रेक्ष्य 1964 में, इस्ततः 1962 में, ये दोबारा दोहराया गया, इसको आपने लेना है, ठीक है। आगे आते हैं आपके संस्मरण, ये और वे 1954 में, जीवनी आती है इनकी, अकाल पुरुष गांधी 1968 में। संस्मरण इनका ये और वे जो है संस्मरण है, अकाल पुरुष गांधी इनकी जीवनी है, ठीक है। इनकी पहली कहानी जो खेल कहानी है, ठीक है, इनकी पहली कहानी खेल है जो 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये आपने नोट करना है। अपना अपना भाग्य कहानी 1931 में लिखी गई थी जो बातायन कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये भी नोट करना आपने जो है, ये कहानी जो है 1931 में, अगर कहीं प्रश्न आता है तो आपने 1931 लिखना है। 1900 जो ऊपर मैंने आपको बताया, क्या बताया ऊपर मैंने आपको कि 1929 मानते हैं कोई, तो 1929 नहीं मानना है आपने। अगर प्रश्न आता है तो आपने 1931, ठीक है, 1931 ऑप्शन होगा तो आपको 1931 लिखना है, ठीक है। 1931 में लिखी गई थी जो बातायन कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी जो है संवाद शैली में है, किस शैली में, संवाद शैली में यह कहानी आती है, ठीक है।
इस कहानी का अंत दुखांतक है। यह पाठक को सोचने के लिए विवश कर देता है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उसमें मनुष्य कितना संवेदनहीन है, कैसे हो सकता है। गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है इस कहानी के लिए, ठीक है। आपने नोट करना है, ठीक है। ये कहानी के पात्रों की चर्चा करें तो 10 वर्ष का अनाथ बच्चा, कितने वर्ष का होता है वो अनाथ बच्चा, 10 वर्ष का जो मरता है, ठीक है। कथानायक होते हैं और कथानायक के मित्र होते हैं, ठीक है। यह कहानी जो है आत्मकथात्मक शैली में या मैं शैली में लिखी गई। कौन सी? मैं शैली में। एक तो आ गई आपकी संवाद शैली, एक आ गई आपकी आत्मकथात्मक शैली और एक आ गई मैं शैली, ठीक है। मैं शैली जो ज्यादा के लिए प्रमुख रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है जनेंद्र ने यह कहानी लिखी है, किसमें? मैं शैली, आत्मकथात्मक और संवाद शैली में, ठीक है। यह कहानी जो है 4 भागों में है, ये भी नोट करना है, ठीक है। जो आपकी आकाशद्वीप है वो 2 भागों में कहानी है और जो यह कहानी है अपना अपना भाग ये है 4 भागों में है, आपने नोट करना है, ठीक है। अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। तो ये नोट करना है आपने, ठीक है। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। यदि उस समय उस बालक की सहायता होती तो केवल वह जीवित रहता अपितु समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता था। लेखक इस कहानी द्वारा यह भी संदेश दे रहे हैं कि समाज के निचले तबके की ओर सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं और उनका निर्वाह भी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी अपना अपना भाग्य कहानी। अब आगे आते हैं हम, उसने कहा था कहानी पे आते हैं अब हम, ठीक है। जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई मील का पत्थर साबित होती हुई यह कहानी है, जो प्रेम और देश के प्रति प्रेम और एक प्रेम का कर्तव्य लिए हुए आगे चलती है। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बस गए थे, ठीक है। कहाँ? जयपुर राजस्थान में बस गए थे। पहले ये हिमाचल गुलेर में रहा करते थे। शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी गुलेरी जी पंडित चंद्रधर शर्मा की जन्मदात्री है। तो देखिए इनके 3 विवाह हो चुके हैं। इनके किसके हुए? शिवराम शास्त्री पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता की 3 पत्नियां हो चुकी है। तीसरी पत्नी का नाम है जमदात्री गुलेरी, ठीक है। जन्मदात्री सॉरी लक्ष्मी देवी गुलेरी इनकी तीसरी पत्नी है और ये इनकी जन्मदात्री है, ठीक है। आपने नोट करना है। हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1888 को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। आपने इनके जन्म की भी डेट याद रखनी है और जहाँ जन्म हुआ वो भी डेट याद रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। गुलेरी जी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार, साथ साथ अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी। यह संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच जैसी आदि भाषाओं के ज्ञाता भी माने जाते हैं, ठीक है। यह कहानी कौन सी? उसने कहा था कहानी एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नोट करना है, ठीक है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आगे, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब? जून 1915 में। आमतौर पर ऐसे 1915 ही बताया जाता है, लेकिन इसका जो मंथ भी बताया गया है, माह भी बताया गया है, वह जून माह में, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में 39 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है। 12 सितंबर 1922 को काशी में पीलिया रोग की वजह से हुई थी, ठीक है। पीलिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी 39 वर्ष की उम्र में 1922 में, 12 सितंबर 1922 में, ठीक है। गुलेरी जी इस कहानी का गुलेरी जी ने जो है इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, नोट करना, ठीक है। प्रथम विश्व 1914 से 1918 की है। इस युद्ध में एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली जैसे देश थे, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में भाग लिए थे, अपने प्राणों की बलि भी दिए थे। इसके अलावा उन्होंने 2 और भी कहानियाँ लिखी हैं। बुद्धू का कांटा 1914 में, सुखमय जीवन 1911 में। सुखमय जीवन इनकी जो पहली कहानी है, दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा आता है, तीसरी उसने कहा था जो कि इनकी प्रसिद्धि का कारण है, उसने कहा था, ठीक है। इन तीनों कहानियों में सबसे चर्चित कहानी उसने कहा था है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग है, नोट करना आपने, ठीक है। कहानी में जो है पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाओं को देखें तो इनके निबंध आते हैं पहले। शैशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, ये इनकी महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। आपने नोट करना है। आँख, मरेसी मोही कुठाऊँ, ये भी आपने नोट करना है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, दोनों ये आपने अच्छे से याद रखना है। कविताएं देखें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनाक वर्म,
अहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर प्रार्थना, ये इनकी कविताएं। ठीक है। कहानी संग्रह देखें तो उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा नहीं सॉरी सुखमय जीवन जो है इसका 1911 में आता और बुद्धू का कांटा 1914 में आता। ठीक है। आपने ये मिस प्रिंट हुआ है तो आपने याद रखना है। यह जो है पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नोट करना है ये कहानियाँ कहाँ किस पत्रिका में हुई थी, पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इन्होंने जो है समालोचक पत्रिका का संपादन जो है 1903 से 1907 तक किया है। ठीक है। आपने ये भी नोट करना है। इस कहानी में 10 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 10 पात्र हैं। 9 पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र में सूबेदारनी आती है। ठीक है। सूबेदारनी का नाम है होरा। ठीक है। आपने नोट कर लेना होरा। सूबेदारनी का नाम होरा है। पुरुष पात्र हैं लहना सिंह जो नायक है। ठीक है। अन्य पात्रों में सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी के पति। ठीक है। बोधा सिंह सूबेदारनी होरा का लड़का, बजीरा सिंह, अत्तर सिंह लड़की का मामा, महासिंह कौन? ठीक है। सिपाही, लपटन सिंह, अब्दुल्ला डाक बाबू और पुलहुराम, ये आपने नोट करने हैं। यह कहानी जो है 5 भागों में विभाजित है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है। BBC के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। नोट करना है आपने। ठीक है। यह कहानी जो है लहना सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है, तो ये आपने नोट करना थी। तो ठीक है। इस कहानी भाग 2 में इतना ही। अगले आगे मिलेंगे तीसरे भाग के साथ जिसमें अन्य जितनी भी बची हुई कहानियाँ हैं वो सब मैं आपको करवाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, इसे देखेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरा दिन गुजर जाता है एक वीडियो बनाने में। तो गुजारिश रहेगी कि वीडियो पर लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।